बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा ये 10th लेक्चर है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट मीटर्स। तो हमने बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हम जो टॉपिक इन दी एंड डिस्कस कर रहे थे वो डिफरेंशियल्स वोल्ट मीटर्स का था, कि हम किस तरह से डिफरेंशियल वोल्ट मीटर्स को यूटिलाइज़ करके किसी अननोन सोर्स का वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि एक गैल्वानोमीटर है हमारे पास या इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है, तो उसकी एक साइड के ऊपर हम एक अननोन सोर्स अप्लाई करेंगे, एसी सोर्स होगा, और जो दूसरी साइड है वहाँ पे एक नोन सोर्स हम अप्लाई करेंगे। तो हम नोन सोर्स की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे उस टाइम तक जब तक कि मीटर के ऊपर डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाए। जब मीटर के ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, इसका मतलब है मीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा, और मीटर में से उस टाइम करंट पास नहीं होगा अगर उसके दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल सेम है। तो इसका मतलब है कि अब जो पोटेंशियल हमें मिल रहा होगा हमारे नोन सोर्स से, वही पोटेंशियल अननोन सोर्स का भी होगा। तो इसी टॉपिक की एक एग्जांपल आज हम देखेंगे, और इसके बाद हम थोड़े से और एसी मीटर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर डीसी मीटर्स को हमने यूटिलाइज़ करना हो फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसी, तो हमने कहा था कि हमें रेक्टिफायर लगाने पड़ेंगे। अब रेक्टिफायर में भी वी नो दैट वी हैव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि अगर एक डीसी डिवाइस हम यूटिलाइज़ करें फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसी, तो उसमें हमें कौन कौन सी कैलिब्रेशंस करनी पड़ेंगी, और जो स्केल है हमारा उसके ऊपर हमें क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, तो ये कंप्लीट टॉपिक्स की लिस्ट थी जो हमने एसी मेजरमेंट के लिए स्टडी करनी थी। अच्छा जी, तो अल्टरनेटिंग करंट इंस्ट्रूमेंट्स का एक टॉपिक हमारा रह गया था, और इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था। जब हमने अल्टरनेटिंग करंट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसी इफ़ वी डोंट वांट टू रेक्टिफाई दैट सिग्नल। तो आज हम थोड़ा सा इसको मज़ीद देखेंगे, और इसके अलावा एक आधा और टेक्निक है उसको भी स्टडी करेंगे जो यूटिलाइज़ की जा सकती है। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने इस डिफरेंशियल वोल्ट मीटर को डिस्कस किया था। यहाँ पे ये एक चेंज है कि ये अननोन सोर्स होगा, ये रेफरेंस वोल्टेज सोर्स नहीं होगा, ये अननोन वोल्टेज सोर्स होगा, और इस एंड के ऊपर हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज सोर्स है। और ये जो रेफरेंस वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है। अगर मैं इस पोटेंशियोमीटर को चेंज करूँगा तो जो वोल्टेज इस टर्मिनल के ऊपर एग्जिस्ट करेगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये अननोन सोर्स होगा, यहाँ से ये नल मीटर है हमारे पास, यहाँ से रेफरेंस वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे और इस पोटेंशियोमीटर को कैलिब्रेट करेंगे या इसको मूव करेंगे अनटिल दैट पॉइंट के हमें इस मूवमेंट के ऊपर या इस मीटर के ऊपर ज़ीरो वैल्यू मिले, एग्जैक्ट ज़ीरो वैल्यू। जब यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू होगी, एंड वी नो दैट दिस मूवमेंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, वेदर इट इज़ फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन और इन दी रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि इसके दोनों टर्मिनल्स के ऊपर सेम वोल्टेज अप्लाई हो रहा हो। तो दोनों टर्मिनल्स के ऊपर अगर सेम वोल्टेज होगा, इट मीन्स द रेफरेंस वोल्टेज जो हमने यहाँ से मेजर किया हुआ होगा वही इस अननोन सोर्स का भी वही वोल्टेज होगा। अब रेफरेंस का वोल्टेज तो हमें यहाँ से मेजर है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या वोल्टेज होगा, बिकॉज वी नो दिस पोटेंशियोमीटर रेशो, कि हमने किस रेशो के साथ पोटेंशियोमीटर को चेंज किया है। इसका कुछ पोर्शन जो इस एरो से ऊपर होगा ये R1 बन जाएगा और ये R2 बन जाएगा, तो ये एक पोटेंशियल डिवाइडर टाइप का नेटवर्क बन जाएगा। एंड वी नो दी V out would be equal to what value of V1 R2 divided by R2 in parallel with R1, or R2 plus R1 multiplied with ER। तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर क्या वोल्टेज है। अच्छा, अब क्योंकि ये अननोन सोर्स है वोल्टेज का और ये नोन है, नॉर्मली ये जो वोल्टेज है ये लो वोल्टेज रखा जाता है। ये जो सोर्स हम यहाँ पे रखते हैं अपने पास, ये 3.5 वोल्ट का होगा या 5 वोल्ट का होगा, और ये जो अननोन सोर्स है ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। इस
पूरी वैल्यू से भी बड़ा हो सकता है कि अगर मैं टोटल 3 वोल्ट यहाँ पे दे दूँ तब भी अगर करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रहा है तो अब मैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो किया जाता है कि ये जो रेफरेंस वोल्टेज है इसको पहले स्टेप डाउन कर लिया जाता है, इसको अटेनुएट हम कर लेते हैं। स्टेप डाउन जिस भी रेशो से हम जो भी अटेनुएटर नेटवर्क हम यूटिलाइज़ करते हैं, वी नो कि हमने इसको किस रेशो से डिक्रीज़ किया है विद रिस्पेक्ट टू दी इनपुट वोल्टेज। तो उस रेशो को माइंड में रखते हुए उसको हम इतना सफिशेंटली रिड्यूस कर लेते हैं कि वो इस रेंज में एटलीस्ट आ जाए जो सोर्स हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो उसके बाद इस वैल्यू को मेजर कर लिया जाता है और फिर उस अटेनुएटर की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि एक्चुअल रेफरेंस वोल्टेज मेजर की जा सके। तो इस तरह से इसकी रेंज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी रेंज एक्सटेंड करने के दो ही मेथड्स हैं, या तो इस सिग्नल को पहले स्मॉल वैल्यू के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाए, या जहाँ पे जो सोर्स हम अटैच कर रहे हैं ये बड़ी वैल्यू का अटैच करें। तो सोर्स बड़ी वैल्यू का अटैच करना हमारे लिए फिजिबल नहीं होता हर कंडीशन में, और इसकी दूसरी रीज़न ये भी है कि इसमें से भी जो मैक्सिमम करंट है, जो फुल डिफ्लेक्शन करंट है, वो हो सकता है कि ये जो करंट है ये इससे भी बड़ी वैल्यू का हो जाए अगर हम यहाँ पे बड़ा सोर्स अलाउ कर दें तो इस वजह से भी जो ज़्यादा प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन है वो यही है कि हम इस सोर्स को डिक्रीज़ कर लें विद हेल्प ऑफ सम सर्किट और उसके बाद इसको मेजर कर लें। अच्छा जी, तो ये तो जो नेटवर्क बना हुआ है ये डीसी के लिए बना हुआ है कि यहाँ से ये भी डीसी सोर्स है, ये भी डीसी सोर्स है। इफ़ वी हैव एसी सोर्स देन सेम वी नीड टू अटेनुएट ताकि हम इसकी पीक वैल्यू को कम कर सकें, और उसके बाद AC टू DC कन्वर्टर यूज़ करेंगे। ये फुल वेव रेक्टिफाइड भी हो सकता है, हाफ वेव भी हो सकता है, जो भी वैल्यू होगी फिर हम उसको उसी तरह से दोबारा कन्वर्ट करेंगे कि एक्चुअल AC का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से मेजर करेंगे। बिकॉज यहाँ पे अब DC सिग्नल है, इसका मतलब है अगर मैं इस पूरे नेटवर्क की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका रेप्लिका है इन केस ऑफ AC। जब हम AC को मेजर करना चाहते हैं तो ये जो अननोन सोर्स पहले तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे अटैच कर दिया था, अब डायरेक्ट अटैच करने की बजाय अटेनुएटर और AC टू DC कन्वर्टर के बाद इसको इस पॉइंट पे आप कनेक्ट करेंगे। ओके, अच्छा जी, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि ये और क्लेरिफाई हो जाए। A differential voltmeter uses a reference source with an internal resistance of 200 ohm and a terminal voltage of 3 volt. The galvanometer has a current sensitivity of 1 mm per microampere and an internal resistance of 100 ohm. हमारे पास एक डिफरेंशियल वोल्ट मीटर है जिसमें जो रेफरेंस सोर्स है, जो नॉन सोर्स है, उसकी रेजिस्टेंस 200 ओम है और उसका जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है। और जो गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी है कि ये गैल्वानोमीटर की जो नीडल है ये 1 मिलीमीटर मूव होती है अगर इसमें से 1 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो हो तो, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज़ 100 ओम। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, कैलकुलेट द EMF ऑफ द अननोन सोर्स निगलेक्टिंग इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। हम ये सपोज कर रहे हैं कि वो जो अननोन सोर्स है उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ वोल्टेज का सोर्स है, आइडियल सोर्स है। If the galvanometer deflection is 250 मिलीमीटर, अगर गैल्वानोमीटर के ऊपर जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो 250 मिलीमीटर की है, नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन सोर्स के, अननोन सोर्स की क्या वोल्टेज होगी कि इतनी डिफ्लेक्शन हमें मिल रही है। कैलकुलेट द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरमेंट सेटअप इफ द गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन कैन बी रेड टू 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर रीड किया जा सकता है तो फिर गैल्वानोमीटर की रेजोल्यूशन क्या है। अब रेजोल्यूशन हमने बतानी है इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स कि कितने मिनिमम वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं अगर हम 1 मिलीमीटर मूव करें, बिकॉज यहाँ पे जो सेंसिटिविटी गिवन है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू करंट, बट एज दिस इज डिफरेंशियल वोल्ट मीटर सो वी नीड आवर स्केल अकॉर्डिंग टू द वोल्ट्स। इफ द डिफरेंशियल वोल्टेज मेजरमेंट इन द अबव प्रॉब्लम for a differential volt measurement in the above problem, a second galvanometer with a current sensitivity of 5 millimeter per microampere, 1 माइक्रोएम्पेयर के लिए अब उसकी जो मूवमेंट है वो 5 मिलीमीटर हो गई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम्स, यहाँ पे इंटरनल 100 ओम थी, यहाँ पे 1000 ओम हो गई है, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ गई है। कैलकुलेट विच ऑफ द टू गैल्वानोमीटर्स प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी to imbalance expressing the result in millimeter
पर मिली वोल्ट। तो इस टर्म में हमने डिफाइन करना है या इन दोनों को कंपेयर करना है कि इनमें से बेटर कौन सा होगा। ये नेटवर्क हमारे पास बन रहा है कि 3 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज था, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 200 ओम थी और ये इसी गैल्वानोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस थी 100 ओम। तो वी वांट टू फाइंड आउट दी वोल्टेज ऑफ द अननोन सोर्स, और अननोन सोर्स को क्योंकि हमने आइडियल कंसिडर किया था तो इस वजह से यहाँ पे उसकी कोई रेजिस्टेंस अटैच नहीं किया। ओके, so as the sensitivity is 1 millimeter per microampere and it is given that the deflection is 250 millimeter. So if deflection is 250 millimeter, it means the current which would be flowing through the galvanometer, that would be 250 microampere, because 1 microampere फ्लो करे तो 1 मिलीमीटर मूवमेंट होती है। तो अब अगर 250 मिलीमीटर मूवमेंट है तो इसका मतलब है 250 माइक्रोएम्पेयर करंट फ्लो हुआ होगा। और इस नेटवर्क की जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द नोन सोर्स और रेफरेंस सोर्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर, दोनों क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड हैं सो वी हैव एडेड देम, so that is 300 ohm. So now the total voltage drop in this network would be the total resistance multiplied with the current flowing through the network. So the total voltage drop in this network is 25 millivolt. So if we subtract this voltage drop from the reference value, this would be the voltage at this point. So that means EK is equal to 3 minus 0.75 or sorry 3 minus 0.075 because that is milli. So it means the value of unknown voltage is 2.925 volts. अच्छा जी, अब जो दूसरा क्वेश्चन इसका था कि हमने रेजोल्यूशन फाइंड आउट करनी थी। 1 मिलीमीटर कोरस्पॉन्ड करता है 1 माइक्रो एम्पेयर को। अब 1 माइक्रो एम्पेयर किसको कोरस्पॉन्ड करेगा, किस वोल्टेज को कोरस्पॉन्ड करेगा, वोल्टेज ड्रॉप जो इस नेटवर्क में आ रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस क्योंकि 300 ओम है तो 1 माइक्रो एम्पेयर मल्टीप्लाइड विद 300, सो दैट इज़ 300 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर। अगर इसके अंदर 300 माइक्रो वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आता है, वो वोल्टेज ड्रॉप क्यों आ रहा होगा, वो इस 1 माइक्रो एम्पेयर करंट के फ्लो की वजह से आ रहा होगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इस मीटर को स्केल करना चाहूँ तो 1 माइक्रो एम्पेयर जब करंट फ्लो हो रहा है तो उस टाइम ये 300 माइक्रो वोल्ट को शो कर रहा होगा। रेजोल्यूशन इसकी होगी कि इस स्टेप के साथ हम मेजरमेंट ले सकते हैं इसकी। इसी तरह से अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं इसको मेजर करना चाहता हूँ फॉर 150 माइक्रो एम्पेयर, तो मैं इसको मेजर नहीं कर सकता बिकॉज द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द करंट इज़ 1 माइक्रो एम्पेयर। और 150 माइक्रो वोल्ट के लिए मुझे 0.5 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो कराना होगा या उसको मेजर करना होगा। दैट इज़ नॉट मेजरेबल इन दिस केस। सो इस वजह से रेजोल्यूशन जो हमारे पास वोल्टेज की टर्म में आ रही है दैट इज़ 300 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर। अच्छा जी, अब तीसरा जो सिनेरियो था उसमें हमने 2 गैल्वानोमीटर्स को आपस में कंपेयर करना था। तो गैल्वानोमीटर ए की क्या सूरत हाल है कि 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन आती है फॉर 300 माइक्रो वोल्ट होगा, ये मिली नहीं होगा, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें। सो 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन फॉर 300 माइक्रो वोल्ट्स। तो अब अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो 1/300 को डिवाइड करेंगे। ये बेसिकली इस तरह से 1/300 और ये इसके यूनिट्स अलग लिखे हुए हैं, मिलीमीटर पर माइक्रो वोल्ट होगा, ये अगेन मिली नहीं होगा, ये इसको करेक्ट करिए। अच्छा जी, अब अगर गैल्वानोमीटर बी की बात करें तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी, अब क्योंकि मीटर की रेजिस्टेंस 1000 ओम हो गई है तो टोटल 1200 ओम रेजिस्टेंस बनेगी। अब इसकी डिफ्लेक्शन क्या है, इसकी डिफ्लेक्शन है कि ये 5 मिलीमीटर डिफ्लेक्ट करता था अगर 1 माइक्रो एम्पेयर फ्लो करे, और अगर 1 माइक्रो एम्पेयर फ्लो करे तो इसका मतलब है 1200 माइक्रो वोल्ट इसमें से फ्लो कर रहा है। अब इसकी सेंसिटिविटी क्या बनेगी, इसकी सेंसिटिविटी बनेगी 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 1200 माइक्रो वोल्ट और 1/1240 मिलीमीटर पर माइक्रो वोल्ट। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1/300 है और यहाँ पे हमारे पास 1/1240 है, ये 240 नहीं है, 1240 होगा। तो इसमें से हम देख लेंगे
कि किसकी सेंसिटिविटी कम है और किसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो इसकी सेंसिटिविटी कम होगी यहाँ पे, क्योंकि उसने बाय मिस्टेक इसको सॉरी बल्कि ठीक है, अगर 1200 को हम 5 के ऊपर डिवाइड करें तो ये 1240 नहीं बनेगा, ये 1/240 बनेगा, ये 240 बनेगा, 1240 नहीं बनेगा, बिकॉज मैक्सिमम ही हमारे पास 1240 था। तो अब अगर हम देखें 1/240 इसकी वैल्यू बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू 1/300। सो दैट मीन्स गैल्वानोमीटर बी, ऑल दो कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई है या 10 टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू गैल्वानोमीटर ए, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी बेटर है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट गैल्वानोमीटर। अच्छा जी, तो अब हम अल्टरनेटिंग करंट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आते हैं। इसमें हम बेसिकली कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि जिसमें हम डीसी के कंपोनेंट्स को या डीसी के मीटर्स को अगर एसी मेजरमेंट के लिए यूटिलाइज़ करना चाहें तो उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे या उनकी वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो एक दो एग्जांपल्स इसमें देखेंगे। और अभी तक हमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किए है एसी या डीसी के लिए, उनका एक टेबल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो बाय प्रिंसिपल दोनों को मेजर करने के लिए यूज़ हो सकते हैं और कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सिर्फ एसी के लिए यूज़ हो सकते हैं या सिर्फ डीसी के लिए यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ द टेबल। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल अगर हम देखें तो ये एसी के लिए भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है, डीसी के लिए भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। नॉर्मली वी वांट टू प्रेफर इट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एसी, और हमें इसके ड्रॉबैक्स पता हैं कि सेंसिटिविटी बहुत कम है, इसमें हमें हाई करंट फ्लो कराना पड़ता है अगर हम मूवमेंट ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है इसके केस में। तो परमानेंट मैग्नेट के ना होने की वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो होती है विद रिस्पेक्ट टू करंट। ये आयरन मीन्स ये इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड के ऊपर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये आ जाएगा। नॉर्मली ये भी एसी के लिए यूटिलाइज़ की जाती है, लेकिन इसके अगर बेसिक प्रिंसिपल को देखा जाए तो डीसी भी इससे मेजर किया जा सकता है, या वो इफेक्ट डीसी भी प्रोवाइड कर सकता है जो इफेक्ट एसी दे रहा होगा आयरन मीन्स में। इसको हमने नहीं डिस्कस किया अभी। थर्मोकपल्स हमने देखे हैं कि दोनों टाइप्स में यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं, बिकॉज हीट बेसिकली हीट जनरेशन है, उस हीट के जनरेट होने की वजह से एक वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, और उस वोल्टेज को अगर हम मेजर कर लें तो इनडायरेक्टली हम हीट मेजर कर रहे हैं, और अगर हीट मेजर हो जाए तो हम करंट मेजर कर रहे हैं। तो लेकिन ये फिनोमिना, ये जो हीट की प्रोडक्शन है, ये दोनों के लिए, अगर हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करें तब भी हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर एसी अप्लाई करें तब भी हीट प्रोड्यूस होगी। डी आर्सोनवल मूवमेंट में क्योंकि एक परमानेंट मैग्नेट हम यूज़ करते हैं, तो इसमें एक चीज़ थी कि अगर हम इससे एसी को मेजर करना चाहें तो हम डायरेक्ट एसी को नहीं मेजर कर सकते, वी नीड रेक्टिफायर। हमें एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करना होगा, फिर हमें इसको मेजर करना होगा, और फिर कुछ फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हम एसी की पीक वैल्यूज़ या आरएमएस वैल्यूज़ भी दोबारा से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली इफ़ वी वांट टू यूज़ डी आर्सोनवल टू मेजर एसी देन वी नीड रेक्टिफायर्स। बट अगर हम ये देखें कि डी आर्सोनवल और इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में क्या डिफरेंस है, तो डी आर्सोनवल क्योंकि परमानेंट मैग्नेट को यूटिलाइज़ कर रहा था, इस वजह से इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, तो इस वजह से इसको प्रेफर किया जाता है। अच्छा जी, तो ये अब एक एग्जांपल है कि अगर हम डी आर्सोनवल मीटर को यूज़ करें फॉर एसी सर्किट तो किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अब ये लेट्स सपोज एक नेटवर्क है हमारे पास, इफ़ यू आर अप्लाइंग 10 वोल्ट डीसी, जहाँ पे अगर हम लेट्स सपोज अप्लाई कर रहे हैं टू डी आर्सोनवल मीटर, तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा इसका, लेट्स सपोज वी नो दैट आर एस इज इक्वल टू 10 किलो ओम, तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम, तो इसका मतलब है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इस डी आर्सोनवल मीटर का 1 मिली एम्पेयर है। तो 1 मिली एम्पेयर करंट जब हम इसमें से फ्लो करें तो हमें 10 वोल्ट की रीडिंग मिलनी चाहिए, या इस स्केल की जो नंबरिंग है वो हम अगर वोल्टेज के लिहाज से करें तो फुल स्केल के ऊपर 10 वोल्ट रीड होना चाहिए, और इसी तरह से फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड आना चाहिए इसका। सो सेंसिटिविटी इज़ आई ओवर आई एफ एस, फुल स्केल करंट का अपोजिट होती है, दैट वुड बी 1 किलो ओम। ये वाट नहीं होगा, ये ओम होगा, बिकॉज सेंसिटिविटी हमने देखा था ये ओम पर वोल्ट में डिफाइन होती है।
तो 1 किलो ओम पर वोल्ट इसकी सेंसिटिविटी बन रही है। अब इसी मीटर को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं टू मेजर दी AC वोल्टेज, और इसकी जो RM है वो 100 ओम है लेट्स को। ओके, अब AC में जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे, अगर हम इस नेटवर्क को यूटिलाइज करें तो हम देख सकते हैं कि हमने एक यहाँ पे यूटिलाइज़ किया डायोड, तो इसका मतलब है ये हाफ वेव रेक्टिफाइड सर्किट है। ये इस तरह की आउटपुट नहीं देगा। ये 0 to पाई तो एग्जिस्ट करेगी वोल्टेज, फिर पाई टू 2 पाई 0 हो जाएगी, फिर 2 पाई टू 3 पाई एग्जिस्ट करेगी और इस तरह से ये चलती जाएगी। ये लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि ये जो मीटर्स हैं ये कोरस्पॉन्ड करेंगे या ये रिस्पॉन्ड करेंगे एवरेज वैल्यू को, जबकि हम जो चीज़ मेजर करना चाह रहे होते हैं इनके साथ AC दैट इज़ RMS वोल्टेज हम मेजर करना चाहते हैं या पीक वोल्टेज। लेकिन हमारे मीटर्स AC को सॉरी एवरेज वैल्यू को क्योंकि रिस्पॉन्ड करते हैं जो DC मीटर्स हैं, तो इसी वजह से एक करेक्शन फैक्टर से हमें आउटपुट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि हम उससे RMS वैल्यू को ले सकें। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने इसको यूटिलाइज करना हो फॉर AC तो किस तरह से होगा। इफ़ यू अप्लाई 10 वोल्ट AC करंट, 10 वोल्ट AC से क्या मुराद होगी कि 10 वोल्ट RMS की हम बात करें। 10 वोल्ट बीइंग RMS वैल्यू फॉर द अबव सर्किट AC इज हाफ वेव रेक्टिफाइड। यहाँ से हम देख सकते हैं बाय द डायोड फॉर AC वैल्यू इज गिवन इज RMS। पीक वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, अगर VRMS 10 है तो पीक क्या होगी, वी नो दैट √2 से अगर मल्टीप्लाई करें RMS को तो पीक वैल्यू बनती है, तो दैट वुड बी 14.14 वोल्ट। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन भी हमने देखा है कि फुल वेव रेक्टिफाइड नेटवर्क के केस में जो एवरेज वैल्यू है वो पीक वैल्यू का 0.636 बनेगी या 1/पाई बनेगी। वहाँ से भी हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 8.99 के राउंड अबाउट वैल्यू आ रही है, या हम 9 वोल्ट रफली कह देते हैं कि ये जो एवरेज वैल्यू है फॉर फुल वेव रेक्टिफायर नेटवर्क कितने की करीब आ रही है। अगर हाफ वेव हो तो क्योंकि 0 to पाई तो वोल्टेज एग्जिस्ट किया था, पाई टू 2 पाई 0 हो गया था, तो इसका मतलब है अगर टोटल हम एक साइकिल में वोल्टेज देखें तो वो हाफ हो जाएगा जो एवरेज वैल्यू का वोल्टेज होगा। सो अगर नेटवर्क हाफ वेव रेक्टिफाइड है तो जो ई एवरेज है ये 0.636 ऑफ EP की बजाय 0.636 मल्टीप्लाइड बाई EP डिवाइडेड बाई 2 हो गया है। तो एक्चुअल वैल्यू को अगर डिवाइडेड बाई 2 करें तो वही बन रही है। तो इसका मतलब है अगर हाफ वेव रेक्टिफाइड नेटवर्क है तो जो एवरेज वैल्यू है दैट वुड बी 4.5। अब देखें कि सेम वोल्टेज हमने अप्लाई किए हैं। एक हमने उसी नेटवर्क के ऊपर 10 वोल्ट DC अप्लाई किया था तो उसने 10 वोल्ट DC मीटर के ऊपर शो भी किया। अगर मैं 10 वोल्ट RMS AC अप्लाई करूं उसी नेटवर्क के ऊपर तो जो आउटपुट वो शो करेगा वो होगी 4.5 वोल्ट्स, बिकॉज वो हाफ वेव रेक्टिफाइड है और वो सिर्फ एवरेज सिग्नल को रिस्पॉन्ड करता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो मीटर 10 वोल्ट मेजर कर सकता था वो AC के केस में सिर्फ 4.5 वोल्ट मेजर कर सकता है अगर नेटवर्क हाफ वेव रेक्टिफाइड है। तो इसका मतलब है सेंसिटिविटी उस मीटर की कम हो गई है या 45% हो गई है। पहले 10 अगर 100% को करस्पॉन्ड करता था तो 4.5 45% को करस्पॉन्ड करेगा। सो दैट मीन्स if the meter reaches 10 volt for AC and if we apply 10 volt RMS to the half wave rectified circuit, the meter reads 4.5 volt. Therefore, the sensitivity of the meter is only 45% of the sensitivity of DC meter half wave rectified circuit. तो इसके केस में हमें सेंसिटिविटी 45% कम मिलेगी। अब अगर वो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस लेट्स सपोज अननोन हो जो हमने शुरू में 10 किलो ओम ली थी और उसको हमें फाइंड आउट करना हो, RS की वैल्यू हम पहले भी जब DC सर्किट्स देखते रहे हैं तो हम इसको फाइंड आउट करते रहे हैं। तो वोल्ट मीटर के केस में सीरीज रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते थे, हम कहते थे सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड विद रेंज माइनस R। और सेंसिटिविटी क्या होती थी, सेंसिटिविटी वाज द इन्वर्स ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो अगर हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखें तो 1/IDC इज द सेंसिटिविटी, EDC इज द रेंज माइनस RN। तो वही एक्सप्रेशन है जो हम पहले से डेवलप करके आए थे। फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो वही अभी भी सेंसिटिविटी क्योंकि हमने कहा है 45% हो जाएगी,
तो 45 डिवाइडेड बाई आई डी सी, ये हमारे पास 45% सेंसिटिविटी एसी के केस में हमने डिफाइन की है, मल्टीप्लाइड विद ई आर एम एस, वो अभी भी 10 की हमने क्योंकि पुट की है तो उसी तरह से आएगी, मैंने आ रहे हैं। सो सेंसिटिविटी ऑफ एसी इज 45% ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ डीसी इफ़ वी आर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफाइड नेटवर्क। अच्छा जी, ये एक नेटवर्क है, यहाँ पे मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और 10 वोल्ट आरएमएस एसी की रेंज है, आईएफएस गिवन है यहाँ पे और आरएम भी गिवन है। तो अभी हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, आर एस वाज इक्वल टू, अगर आप वही फंडामेंटल एक्सप्रेशन याद रखें दैट इज़ मोर देन इनफ। सो फंडामेंटल एक्सप्रेशन वाज आर एस इज इक्वल टू सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड विद रेंज माइनस आरएम। सेंसिटिविटी वाज द इनवर्स ऑफ द करंट। तो सेंसिटिविटी एसी के केस में हमने कहा था कि ये 45% ऑफ डीसी हो जाएगी या 0.45 मल्टीप्लाइड विद एस डी सी। तो 0.45 एस डी सी इज़ 1/आई डी सी, ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आई डी सी इज़ गिवन। अगेन इफ़ दिस इज़ गिवन 1 मैक्रो तो यहाँ पे मैक्रो यूज़ करें, और अगर मिली गिवन है तो मिली यूटिलाइज होगा, और मल्टीप्लाइड विद रेंज, रेंज इज आर एम एस, ई आर एम एस दैट इज़ 10, तो यहाँ पे 10 और -3 है। सो इफ़ वी वांट टू यूटिलाइज दिस नेटवर्क तो हमें आर एस जो कनेक्ट करना चाहिए वो 4.2 किलो ओम का होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये भी हाफ वेव रेक्टिफाइड नेटवर्क ही है डी आर सनवल मीटर में, लेकिन ये कुछ एडवांटेजेस देता है, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। Two diodes D1, D2 are employed in the network itself as shown in figure। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा है कि हम ये कह रहे थे कि फुल वेव रेक्टिफाइड नेटवर्क में क्या बिहेवियर होगा और हाफ वेव रेक्टिफाइड में क्या होगा। तो हम नॉर्मली डायोड को ऐसे कंसीडर करते हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल है तो वो सारा इसमें से पास हो रहा है और नेगेटिव साइकिल एग्जैक्टली ज़ीरो हो रहा है। बेसिकली हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि डायोड की जो रेजिस्टेंस है या जो इन्वर्स सेचुरेशन करंट है वो इन्फिनिट को रेंज कर रहा होगा, या इसमें से लीकेज नहीं होगी या लीकेज करंट नहीं होगा। तो अगर आइडियल केस में तो ऐसा ही होगा, लेकिन प्रैक्टिकल केस में कुछ ना कुछ करंट इसमें से फ्लो हो सकता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए या मेजरमेंट को और ज़्यादा एक्यूरेट लेने के लिए ये अरेंजमेंट यूज़ की गई है। अब इस अरेंजमेंट में क्या हो रहा है कि हमने उसी D1 के साथ पैरेलल में भी एक D2 लगाया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी मीटर के पैरेलल में लगाई है RSA की। अब हम इसकी वर्किंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। D1 इज़ द डायोड फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। वी नो कि अगर पॉजिटिव साइकिल होगा तो ये इसे पास करने देगा, अगर नेगेटिव साइकिल होगा तो स्टॉप कर देगा। D2 इज़ द रिवर्स बैस्ट। D2 में क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो ये रिवर्स बैस्ट में आ जाएगा, और अगर नेगेटिव साइकिल चल रहा होगा तो फ्लो ऑफ करंट यहाँ से हो सकता है, D2 में से हो सकता है। तो इसका मतलब है D1 पॉजिटिव हाफ साइकिल में कनेक्शन कर रहा है और D2 नेगेटिव हाफ साइकिल में कनेक्शन कर रहा है। तो D2 इज़ रिवर्स बेस्ट इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फॉरवर्ड बेस्ट इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। Therefore, the reverse leakage current of D1 will flow through D2 in the negative half cycle instead of the meter। तो कुछ ना कुछ करंट, क्योंकि ये आइडियल नहीं है, तो जो नेगेटिव हाफ साइकिल में मीटर से फ्लो हो सकता था या फ्लो होने के चांसेस थे वो D2 ने ओमिट कर दिए, क्योंकि D2 जो है वो फॉरवर्ड बेस्ड हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल में और जो रेजिस्टेंस है D2 की, RF जो रेजिस्टेंस है D2 की वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू आरएम। तो जहाँ पे भी रेजिस्टेंस स्मॉल मिलेगी करंट उस पाथ को फॉलो करेगा। तो इस वजह से नेगेटिव हाफ साइकिल में जो चांसेस थे इसमें से करंट फ्लो होने के वो D2 को अटैच करने से ओमिट हो गए। Hence the errors in the measurement circuit get reduced as the reverse saturation current is not flowing through the meter. The meter responds to the average value and the error in the average value reduces। तो अब ये मीटर जो वैल्यू मेजर कर रहा होगा ये इस इनपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू को मेजर कर रहा होगा और उसमें एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें अब कोई करंट इसकी तरफ फ्लो नहीं होगा। अच्छा जी, अब ये तो क्लियर हो गया कि D2 हमने क्यों अटैच किया है, बट हमने एक रजिस्टर भी पैरेलल में लगाया। इस रजिस्टर को क्यों लगाया इसको हमें देखना होगा। द पर्पज ऑफ RSG इज़ टू प्रूव द लीनियरिटी ऑफ द सर्किट।
क्योंकि जो डायोड हमने लगाया है, अगर डायोड की आई वी करेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो वो नॉन लीनियर होती हैं या एक्सपोनेंशियल होती हैं नेचर में। तो इस नॉन लीनियरिटी अगर प्रिवेल करेगी तो इन दी एंड हमें जो अपना आउटपुट का स्केल बनाना पड़ेगा वो भी नॉन लीनियर नेचर का होगा। तो लीनियरिटी की तरफ लाने के लिए हमने एक रजिस्टर लगाया है पैरेलल में। इससे क्या हुआ है, देयरफॉर द कैलिब्रेशन ऑफ द मीटर विल आल्सो बी नॉन लीनियर अगर डायोड लगा हुआ है। टू मेक इट if RSG is connected, the net resistance seen by the circuit is Rm in parallel with RSG which is less than Rm, hence linearity increase। तो linearity को increase करने के लिए what we need to decrease the value of Rm, कि ये और ज़्यादा वैल्यू स्मॉल हो जाए। तो उस वैल्यू को स्मॉल करने के लिए अगर इसके पैरेलल में एक रजिस्टर हम ऐड करें जो कि इससे बड़ी वैल्यू का हो, तो जो नेट रेजिस्टेंस हमें मिलेगी, वी नो दैट इफ़ टू रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो सबसे स्मॉल रजिस्टर जो पैरेलल में लगा होगा उससे भी छोटी होगी। इसका मतलब है अब जो नेट रेजिस्टेंस आ रही है वो स्मॉल है। सो आई एम वुड बी इक्वल टू ई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आर एस प्लस, क्योंकि ये दो पैरेलल में। तो अगर ये वैल्यू स्मॉल इनफ ना बने हमारे पास, तो हमें फिर वो जो डायोड की इक्वेशन है जो करंट फ्लो कराने के लिए जो नॉन लीनियर इक्वेशन है उसको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो उस नॉन लीनियर इक्वेशन जो डायोड की वजह से आती है उसको ओमिट करने के लिए हमें आरएम की वैल्यू को कम करना था, और आरएम की वैल्यू को या नेटवर्क की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमने आरएसजी को पैरेलल में कनेक्ट किया ताकि लीनियरिटी इम्प्रूव हो सके। So now we can see that EW divided by RS plus RSG in parallel with RM, ये क्योंकि RM से स्मॉल वैल्यू होगी इसलिए दिस टोटल वैल्यू इज लेस देन EW ओवर RS प्लस RM, और ये क्योंकि IM को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका मतलब है इस केस में IM स्मॉल हो गया है एज़ कम्पेयर टू दिस केस। यहाँ पे RM की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे करंट कम होगा, और यहाँ पे क्योंकि RM की वैल्यू या इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू छोटी है तो टोटल करंट बढ़ जाएगा। तो इस केस में करंट की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस केस। अच्छा जी, तो ये एक फुल वेव रेक्टिफाइड नेटवर्क है। अब हम वी हैव सीन के सेंसिटिविटी 45% हो जाती है अगर हम डी आर सोनवल मीटर को यूटिलाइज़ करें और हाफ वेव रेक्टिफाइड नेटवर्क को यूज़ करें। अगर हम फुल वेव रेक्टिफाइड नेटवर्क को यूज़ करें तो ई पी इज़ 1.414, और ये √2 ही बनता है एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड विद ई आर एम एस अगर 10 वोल्ट वी नीड टू मेजर दैट, तो ई पी 14.14 बनेगा। और अगर ई एवरेज की बात करें, क्योंकि मीटर जो डी आर सोनवल का है वो एवरेज को करस्पॉन्ड करेगा, और एवरेज वैल्यू वाज 1/π ऑफ ई पी और 0.636 मल्टीप्लाइड विद ई पी, तो ये ऑलमोस्ट 9 वोल्ट बनेंगे। ये क्यों नहीं होगा, 9 होगा। Therefore, if you get 10 volt RMS AC, it reads as equivalent to 9 volt DC, क्योंकि हमने देखा है कि जो एवरेज वैल्यू बन रही है इस नेटवर्क की वो 9 वोल्ट बन रही है, और DC क्योंकि एवरेज को करस्पॉन्ड करता है तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर 10 वोल्ट RMS है तो हमें जो मीटर है वो एटलीस्ट 9 वोल्ट DC मेजर कर रहा होगा। जबकि हाफ वेव के रेक्टिफाइड नेटवर्क में हमने देखा था अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो मीटर 4.5 वोल्ट रीड करता था DC को। तो इसका मतलब है जो सेंसिटिविटी फुल वेव रेक्टिफाइड नेटवर्क में वो 90% ऑफ दी सेंसिटिविटी ऑफ द DC हो गई है हमारे पास, क्योंकि ये 9 वोल्ट रीड कर सकता है अगर 10 वोल्ट RMS हो, और अगर मैं इस पूरे नेटवर्क को हटा के यहाँ पे 10 वोल्ट DC दे दूँ तो ये 10 वोल्ट मेजर करता है, जो कि इसका मतलब है 10 वोल्ट 100% को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो 9 वोल्ट 90% को करस्पॉन्ड करेगा। दैट मीन्स द सेंसिटिविटी ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड सेटअप इज 90% ऑफ द सेंसिटिविटी फॉर द DC मेजरमेंट। सो अगर इसी की एग्जांपल हम देखें, एक अरेंजमेंट है। अच्छा, अब ये अरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि उसने बता दिया है ये फुल वेव रेक्टिफाइड है, तो यहाँ पे सिर्फ B1 नहीं होगा। इफ़ दिस फिगर इज़ गिवन, अगर फिगर इस तरह का आपको गिवन है तो यहाँ पे आप 90% ऑफ द सेंसिटिविटी यूज़ करने की बजाय वही 45% करेंगे, बिकॉज दिस इज़ हाफ वेव रेक्टिफाइड नेटवर्क। लेकिन अगर यहाँ पे लास्ट जैसे फिगर हमें गिवन था जिसमें पूरा ब्रिज गिवन था, अगर उस तरह से गिवन होगा तो फिर ही हम 90% यूटिलाइज़ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे
इस फिगर के अंदर एरर है यहाँ पे, ये सिंपल D1 नहीं होगा। सो फॉर अ गिवन मीटर IFS is 1 milliampere, RM is 500 ohm, EM is 10 volt RMS, determine the value of RS। तो हमने RS की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम DC की सेंसिटिविटी देखेंगे। हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गिवन है, 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज दी सेंसिटिविटी। और हमने देखा है कि AC फुल वेव रेक्टिफाइड AC की जो सेंसिटिविटी है वो 90% है ऑफ दी सेंसिटिविटी फॉर द DC। तो इसकी अगर 1000 ओम पर वोल्ट है तो इसकी 900 ओम पर वोल्ट हो जाएगी। और RS का वही फार्मूला है, सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड विद रेंज माइनस RM। नाउ सेंसिटिविटी इज 900, रेंज हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं, 10 वोल्ट RMS minus this is the resistance of RM। so that means we need to connect 8.5 kilo ohm resistor in parallel in series in the network in order to measure 10 volt RMS AC voltage with the help of this d'Arsonval meter। अच्छा जी, तो अब हम इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर की मूवमेंट जो कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी उसी को थोड़ा सा देखेंगे और यूटिलाइज, क्योंकि उसमें हमने देखा था कुछ ड्रॉबैक्स थे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर को यूटिलाइज करने के, कि सेंसिटिविटी कम थी या इस तरह के इशूज़ थे। तो हम देखेंगे कि इसका टिपिकल यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफ्लेक्टिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर्स, एमीटर्स एंड ऑल्सो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स। वोल्ट मीटर, एमीटर्स तो हमें पता है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्या है। एज द स्टैंडर्ड मीटर्स के हैं हमारे पास, एज द नेम इम्प्लाइज द मीटर आर यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेशन। तो नॉर्मल मेजरमेंट के लिए यूटिलाइज इनको नहीं किया जाता, सिर्फ बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने के लिए इनको एक बार यूटिलाइज किया जाएगा। ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेटेड फॉर DC एंड आर यूज्ड टू मेजर AC क्वांटिटीज टू डिटरमिन द एरर आर चेंज इन सेंसिटिविटी। जैसे अभी हमने d'Arsonval को देखा है, DC के लिए कैलिब्रेटेड था और फिर हमने उसी से AC की मेजरमेंट करना चाहिए उससे। द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 फिक्स्ड कॉइल्स एंड अ मूविंग कॉइल। ये जब से फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वहाँ पे भी इसकी एक डायग्राम हमने देखी थी और अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी आ रही है। तो इसमें हो क्या रहा था, द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन द फिक्स्ड कॉइल इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन द मूविंग कॉइल एंड द मूविंग कॉइल डिफ्लेक्ट। तो इसमें जो फिक्स्ड कॉइल थी उसको हमने 2 हाफ में डिवाइड कर दिया था और इनके बीच में एक मूविंग कॉइल को रख दिया था और ये तीनों आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड थी। तो पहले करंट इन फिक्स्ड कॉइल्स में से पास करता है और आखिर में मूविंग कॉइल में से पास करता है। तो इनके जो मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शंस हैं उसमें डिफरेंस की वजह से ये जो मूविंग कॉइल है ये डिफ्लेक्ट करती है और उसकी वजह से ये जो नीडल इसके साथ अटैच होती है वो भी मूव होती है। लेकिन इस टाइप में जो इशू आ रहा था वो ये था कि क्योंकि परमानेंट मैग्नेट नहीं है, जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट करना है वो भी इसी करंट की वजह से करना है, या वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जितना कम करंट होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और नॉर्मली ये जो मीटर्स हैं इनके अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट्स भी देखें तो ये मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर्स में होते हैं। तो इसका मतलब है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी काफ़ी वीक जनरेट होता है, इसी वजह से इसको हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द मेजरमेंट। द करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप मूवमेंट इज ग्रेटर देन द d'Arsonval मीटर मूवमेंट एज द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हियर इज वीक। तो क्योंकि d'Arsonval मीटर में हमने देखा है कि हम एक परमानेंट मैग्नेट यूटिलाइज करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप, बिकॉज यहाँ पे कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड भी उस करंट के फ्लो होने की वजह से जनरेट हो रहा है। सिंस एयर इज इन द कपलिंग मीडियम फॉर मैग्नेटिक फील्ड मोर करंट इज रिक्वायर्ड टू कॉज द सेम डिफ्लेक्शन। अगर हम ये चाहते हैं कि उतनी ही डिफ्लेक्शन में इलेक्ट्रोडायनामोमीटर भी दे जो कि हमें d'Arsonval दे रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट इस इलेक्ट्रोडायनामोमीटर से पास कराना होगा टू गेट द सेम डिफ्लेक्शन। देयरफॉर अ लार्जर डायमीटर कॉइल मस्ट बी यूज्ड हियर एज मोर करंट हैंडलिंग कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। तो इसमें हमें अगर सेम सेंसिटिविटी अचीव करनी है तो ज़्यादा करंट फ्लो कराना है,
और अगर ज़्यादा करंट फ्लो कराना है तो वो जो वायर्स हमने यूज़ किए हैं जो कॉइल्स हमने यूज़ किए हैं उनका डायमीटर भी बड़ा होना चाहिए ताकि वो उस करंट को हैंडल भी कर सकें। ये इसकी प्रिंसिपल डायग्राम है। ये फिक्स्ड कॉइल है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी और बीच में मूवमेंट कॉइल है। तो करंट जो है वो पहले फिक्स्ड कॉइल से पास करेगा, फिर मूवमेंट से, फिर फिक्स्ड से और फिर वापस की तरफ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी मूवमेंट होगी। ये फिगर हम लास्ट टाइम भी डिस्कस करके हैं। सो सेंसिटिविटी उसी तरह से I/IF जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एस ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इज लेस देन ऑफ द D'Arsonval टाइप एंड इज टिपिकली 200 ओम पर वोल्ट। तो यहाँ पे हम इसकी सेंसिटिविटी देख सकते हैं। तो जो D'Arsonval टिपिकल D'Arsonval टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी सेंसिटिविटी किलो ओम पर वोल्ट्स में थी, जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी जो टिपिकल रेंज है वो 20 to 100 ओम पर वोल्ट है। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा का डिफरेंस है सेंसिटिविटी इसके दरमियान इनका। तो इसी वजह से हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं किया जाता। अच्छा जी, तो ये लास्ट हमारा टॉपिक है एरनमेन मीटर मूवमेंट। हमने अभी जो एक टेबल ड्रा किया था उसमें हमने ये कहा था कि इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर अब बोथ AC एंड DC, लेकिन यूज़ कैसे होती है उसका थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। द एरनमेन मीटर्स कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स एंड 2 एरनमेन्स आर प्लेस्ड इनसाइड दी फिक्स्ड कॉइल। तो हमारे पास फिक्स्ड कॉइल्स हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारी टर्न्स हैं और उनके दरमियान हमने 2 एरनमेन्स को प्लेस किया हुआ है। इट इज़ रग्ड एंड द एक्यूरेसी इज़ मोर फॉर AC एज़ कम्पेयर टू DC। AC के लिए क्यों इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है? बिकॉज दिस इज़ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव। तो क्योंकि DC की फ्रीक्वेंसी 0 है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी एलिमेंट नहीं है, तो उस वजह से ये फिनोमिना तो एग्जिस्ट करता है उसमें भी, लेकिन उसकी जो रेंज है या जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू AC नेटवर्क। तो सेंसिटिविटी की जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की वो 20 to 125 हर्ट्ज़ है। अब ये वर्क किस तरह से करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल्स सेट अप अ मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों कॉइल से जब करंट फ्लो करेगा, वेदर दैट इज AC और DC, वो मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट करेगा। दिस फील्ड मैग्नेटाइजेज द 2 एरनमेन्स इन द सेम पोलैरिटी। 2 एरनमेन्स जो रखी हुई हैं हमने बीच में सेम पोलैरिटी में, इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और जब वो सेम पोलैरिटी के साथ दोनों एरनमेन्स में आएगा तो इसका मतलब है ये दोनों एरनमेन जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वन ऑफ द एरनमेन्स इज फिक्स्ड, देयरफॉर द अदर वेन रिपेल्स एंड द कॉइल फिक्स्ड टू द मूवेबल वेन डिफ्लेक्ट्स। तो एक इनमें से इन 2 एरनमेन्स में से एक को हमने फिक्स कर दिया। अब दोनों ने क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करना है तो इसका मतलब है जो दूसरी जो मूवेबल एरनमेन है वो मूव करेगी और उसी की मूवमेंट के साथ हमने एक नीडल को अटैच किया हुआ है। तो इसका मतलब है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी रिपल्शन हुई है 2 एरनमेन्स के दरमियान। और ये रिपल्शन क्यों हो रही है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ दैट करंट जो कि फ्लो हो रहा है। ये रिपल्शन बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जैसे आपने इलेक्ट्रोडायनामोमीटर मूवमेंट में देखा था, वो करंट के स्क्वायर के साथ जनरेट होता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। तो ऑल्दो दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर DC एप्लीकेशंस, तो अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यूटिलाइज किया जा सकता है। इशूज़ क्या हैं? हिस्टैरिसीस और मैग्नेटिक लैग कॉजेज एरर्स। हिस्टैरिसीस की वजह से और मैग्नेटिक लैग की वजह से एरर्स जनरेट होंगे। तो इसी वजह से, और हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव ये ज़्यादा है इंस्ट्रूमेंट, तो प्रेफर किया जाएगा कि इसको AC नेटवर्क के लिए यूटिलाइज़ किया जाए। लेकिन अगर इसके प्रिंसिपल ऑपरेशन की बात की जाए तो इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर DC, बट इट विल कॉज सम एरर्स इन दैट केस। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा आज का ये लेक्चर कंक्लूड होता है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।